हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी नर्मदा नदी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कई सारी नदियां प्रवाहित होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को एक उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बारे में। सबसे पहला क्या क्वेश्चन होता है कि बताइए नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कहां से होता है। तो आप देखना, यह हमारा एरिया कौन सा है। मैकाल पर्वत श्रेणियां हमें अनूपपुर के पास देखने के लिए मिलती है। और वही यदि बात करें तो वह एरिया कौन सा आता है, अमरकंटक वाला क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है। और अमरकंटक क्षेत्र के अंतर्गत भी यदि हम देखें तो एक बिंदु है, पुष्पराजगढ़ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जिला यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना, अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात हम देखें कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी कहलाती है। और यदि हम देखें तो इसके ऊपर हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार के बांध देखने के लिए मिलते हैं, कई प्रकार की परियोजनाएं देखने के लिए मिलती है। और कई सारे बांध होने के कारण विद्युत का उत्पादन भी होता है। इसलिए याद रखना, इससे यदि हम कहें तो मध्य प्रदेश की और साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है। तो मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। और याद रखना, 3 राज्यों के अंतर्गत यह नदी प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। कौन कौन से राज्य, सबसे पहले देखें तो हमारा मध्य प्रदेश गुजरात में प्रवाहित होती है। और यदि हम देखें तो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। अर्थात यह तीनों राज्य इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं इस नर्मदा नदी से। उसके पश्चात यदि हम देखें तो नर्मदा नदी का सबसे प्राचीन नाम हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो नर्मदा नदी का सबसे प्राचीन नाम हमें देखने के लिए मिलता है, रेवा के उपनाम से नर्मदा मैया को जाना जाता है। उसके पश्चात यदि हम देखें कि इसके अन्य नाम क्या क्या है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है इस नदी का नाम मैकाल सुता। उसके पश्चात नामदासो एक हमें नाम देखने के लिए मिलता है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है शिवपुत्री के नाम से, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। याद रखना, शिव भगवान की पुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो नर्मदा नदी को जाना जाता है। उसके पश्चात यदि हम देखें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो याद रखना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से 15 जिले हैं, यह देखिए मैप के अंतर्गत मैंने आपको दर्शाया हुआ है। उद्गम कहां से हुआ, अनूपपुर से हुआ। उसके पश्चात डिंडोरी, उसके पश्चात मंडला, उसके पश्चात जबलपुर, उसके पश्चात नरसिंहपुर, उसके पश्चात रायसेन, उसके पश्चात होशंगाबाद, होशंगाबाद से सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन के पास में ही जो चिपका हुआ एक जिला है धार। अर्थात इन 15 जिलों में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो याद रखना, आप देखते हैं इसमें नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि आप कह सकते हैं कि धार के अंतर्गत आपको एक नदी देखने के लिए मिलती है, कौन सी नदी, माही नदी। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि एक हम जिले में एक ही नदी प्रवाहित होती हो। धार के अंतर्गत यदि हम देखें तो माही नदी प्रवाहित होती है। और आप माही नदी के बारे में तो जानते हो, माही नदी को पृथ्वी की पुत्री के उपनाम से जाना जाता है। और माही नदी ऐसी नदी है जो यदि हम देखें तो कर्क रेखा को
2 बार काटती है, ऐसी भारत की नदी है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं यह 15 जिले। कौन से 15 जिले? तो यह मैप के अंतर्गत आप एक बार और देख लेना। उसके पश्चात याद रखना, गोदावरी और कृष्णा नदी भारत के अंदर बहने वाली हम यदि देखें सबसे लंबी नदी है। यदि उसके पश्चात देखें कि गोदावरी नदी, उसके पश्चात कृष्णा नदी और उसके पश्चात यदि नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। यह नदियाँ जो होती है भारत में ही क्या होता है, इनका उद्गम हमें देखने के लिए मिलता है और भारत के अंतर्गत ही क्या हो जाती है, यह कहीं बार जाकर हम यदि देखें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के अंतर्गत या खंबात की खाड़ी के अंतर्गत क्या हो जाती है, उसके अंतर्गत चली जाती है। उसके पश्चात बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है कि नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो याद रखना 93,180 स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 93,180 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल अपवाह क्षेत्र है। और यदि देखें कि इसमें से मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है, तो हमें 85,930 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। यदि परसेंटेज निकाले तो 89.9% यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि देखें तो नर्मदा नदी का बेसिन एरिया कितना है। इसे अपवाह क्षेत्र को बेसिन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना 89.9% अर्थात 90% के अप्रॉक्स हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात गुजरात के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है 6.5% और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है 2.7%। यह जो भी आंकड़े हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि नर्मदा नदी का जो अपवाह जो तंत्र होता है वह किस प्रकार का तंत्र है? तो याद रखना वह तंत्र है वृक्षनुमा, अर्थात हम देखें कि पेड़ के आकार का नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात यदि बात करें कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, हमने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमने देखा नर्मदा नदी है। लंबाई कितनी है? तो आप इस प्रकार से याद रखना 1312 अर्थात 1312 हमें इसकी कुल लंबाई देखने के लिए मिलती है किलोमीटर में। उसके पश्चात यदि देखें कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी हम इसकी लंबाई हमें देखने के लिए मिलती है, तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में हमें नर्मदा नदी की लंबाई देखने के लिए मिलती है। अब याद रखना नर्मदा नदी कैसी प्रवाहित होती है, तो यदि हम इधर देखें तो दक्षिण के अंतर्गत हमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां देखने के लिए मिलती है, उत्तर के अंतर्गत हमें मैकाल पर्वत श्रेणियां देखने के लिए मिलती है। इन्हीं दो श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी भ्रंश जो यहाँ पर घाटी है इसी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो याद रखना एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस प्रकार के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो सतपुड़ा हम देखें सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल वाला मैकाल पर्वत श्रेणी वाला जो हमें भाग देखने के लिए मिलता है इसी के अंतर्गत प्रवाहित होती है विंध्याचल और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। उसके पश्चात यहां से तो इसका उद्गम हुआ और यह कहां पर जाकर गिरती है, अर्थात इसका स्थान कौन सा है, तो याद रखना आप जानते हैं गुजरात के अंतर्गत हमें एक स्थान देखने के लिए मिलता है भरूच, और भरूच के पास ही हमें देखने के लिए मिलता है केम्बे की खाड़ी, अर्थात उसे खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। खंबात की खाड़ी जो कि किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। अरब सागर के अंतर्गत आकर क्या हो जाती है, जाकर नर्मदा नदी चली जाती है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक प्रश्न सुनना बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
याद रखना, यदि हम देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां हैं जो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जो एशचूरी का निर्माण करती है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, यह यदि हम देखें भ्रंश घाटी से गुजरती है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, और इनके पास में यदि हम देखें तो अवसाद की कमी होने के कारण यह नदी क्या करती है, यदि हम देखें तो जो डेल्टा नहीं बनाती, एशचूरी बनाती है। मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां कौन सी है, तो याद रखना नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। जो डेल्टा, जो हम यदि देखें, जो डेल्टा नहीं बनाती, एशचूरी का निर्माण करती है। उसके पश्चात एक क्वेश्चन और याद रखना, यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की ऐसी तीन नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यदि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो सबसे पहली नदी कौन सी हुई, नर्मदा नदी। उसके पश्चात यदि बात करें तो एक नदी हमें देखने के लिए मिलती है, कौन सी नदी, बैतूल से, जिस नदी का उद्गम हमें देखने के लिए मिलता है बैतूल के मुलताई से, ताप्ती नदी, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात धार से हमें देखने के लिए मिलता है उद्गम एक नदी का, जिसे हम माही कहते हैं, जिसे पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो यह तीनों नदियां जो होती है क्या होती है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और एक बात याद रखना, यह तीनों नदियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात हम देखें तो ऐसे संपूर्ण यदि भारत की बात करें तो ऐसी कुल मिलाकर 5 नदियां हैं। 3 तो मध्य प्रदेश की और साबरमती नदी और लूनी नदी, ऐसी केवल 5 ही नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यदि हम देखें कि नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां कितनी हैं, तो याद रखना नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां हमें देखने के लिए मिलती है 41 सहायक नदियां। यदि हम बात करें तो हम यदि देखें तो बाई ओर से जो नदियां है वह 22 नदियां आकर मिलती है, और दाई ओर से जो नदियां आकर मिलती है वह नदियां हमें 19 देखने के लिए मिलती है। बाई ओर से जो नदियां आकर मिलती है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके अंतर्गत हमें एक नदी देखने के लिए मिलती है, कौन सी, तवा नदी। उसके पश्चात यदि देखें बंजर नदी। उसके पश्चात यदि देखें तो हमें देखने के लिए मिलती है शेर नदी। उसके पश्चात यदि देखें तो हम यदि देखें शक्कर नदी हमें देखने के लिए मिलती है, दूधी नदी हमें देखने के लिए मिलती है। यह बाई तरफ से आती है। और दाई तरफ से यदि हम देखें तो कौन सी नदी आती है, तो हथनी नदी, ऊटी नदी, और यदि हम देखें मान नदी, यह हमें देखने के लिए मिलती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हिरनी नदी भी हमें देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात मैंने आपसे कहा कि नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी, तो तवा नदी। याद रखना यह किस ओर से मिलती है, बाई ओर से यह मिलती है। अब नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, किस नदी को भारत की हृदय रेखा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। और यदि आपको पता होना चाहिए राज्य की ऐसी पहली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, जिसे हम देखें तो जीवित जो नदी है उसका दर्जा प्राप्त हुआ है। कब यह दर्जा प्राप्त हुआ था, तो 2017 में यह दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके पहले मैंने आपको एक बता दिया कि जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जो नर्मदा नदी है 27 किलोमीटर यदि हम देखें तो एशचूरी का निर्माण करती है। और यदि हम देखें प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वह कौन सी नदी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो अरब सागर के अंतर्गत गिरने वाली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। और यदि हम देखें तो इसी नदी पर हम यदि देखें
तो पांचवी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हमें देखने के लिए मिलती है। इसके पहले हमने जब वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के जलप्रपातों के बारे में, तो उससे संबंधित मैंने सभी जलप्रपात आपको मैप के माध्यम से याद कराए हुए हैं। और कौन कौन से जलप्रपात है मैं आपको एक बार फिर से हिंट कर देता हूं। यदि आप सबसे पहले क्या करना, वह वीडियो देखना, तो मध्य प्रदेश के सभी जलप्रपात आपको याद हो जाएंगे। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जिस भी जलप्रपात के अंतर्गत धारा आ जाए या धार आ जाए, वह जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो जिस भी जलप्रपात के अंत में धार आ जाए या धारा आ जाए, वह जलप्रपात किससे संबंधित है, तो वह नर्मदा नदी से संबंधित है। यदि हम देखें अनूपपुर के अंतर्गत कपिल धारा, दुग्ध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है। नरसिंहपुर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है अर्जुन कुंड देखने के लिए मिलता है, भीम कुंड देखने के लिए मिलता है, सतधारा हमें जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात यदि देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है खंडवा और खरगोन के बीच के अंतर्गत मंदार और दर्दी जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात मैंने यहां पर लिखा हुआ है होशंगाबाद के अंतर्गत एक नदी हमें देखने के लिए मिलती है जो बाई ओर से नर्मदा नदी में मिल जाती है, जिसका नाम है तवा नदी। तो अप्सरा, डचेस, रजत, बीफॉल और यहां तक कि जमुना जो जलप्रपात है हमें इस नदी पर देखने के लिए मिलते हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खरगोन के अंतर्गत हमें कौन सा जलप्रपात देखने के लिए मिलता है, तो खरगोन के अंतर्गत हमें सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। इसी के पास में एक झरना है गंधक झरना। ऐसा कहा जाता है कि गंधक झरने में स्नान करने के पश्चात त्वचा संबंधी संपूर्ण बीमारियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जलप्रपात रह गया जो जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर यदि हम देखें तो भेड़ाघाट, जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हो जाता है। वहां पर वह जब क्या होता है, एक जब यदि देखें जलप्रपात नीचे गिरता है तो धुएं जैसा हमें देखने के लिए मिलता है। वहां पर दृश्य इसीलिए उस जलप्रपात को नाम दे दिया गया है धुआंधार जलप्रपात। तो बड़े ही महत्वपूर्ण जलप्रपात हो जाते हैं। उसके पश्चात कौन कौन से बांध नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, तो सबसे पहले यदि बात करें तो खंडवा की यदि बात करें तो सुक्ता बांध हमें देखने के लिए मिलता है। किंतु याद रखना, आपसे मैंने कहा सुक्ता बांध देखने के लिए मिलता है, किंतु सुक्ता बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, यह नर्मदा की एक सहायक नदी है सुक्ता नदी, जो बुरहानपुर और खंडवा की यदि सीमा पर हमें यह बांध देखने के लिए मिलता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बांध हो जाता है। उसे यदि हम देखें तो भगवंत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात इंदिरा सागर बांध हम यदि देखें तो इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ही हमें इंदिरा सागर बांध देखने के लिए मिलता है। इस बांध का यदि हम बात करें तो 23 अक्टूबर 1984 को उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रख दिया गया इंदिरा सागर बांध। और याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि विद्युत का उत्पादन किस बांध पर होता है, लगभग 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसी बांध पर होता है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो इंदिरा सागर बांध कहां पर देखने के लिए मिलता है, खंडवा के अंतर्गत तो है। खंडवा में एक छोटा सा गांव है पुनासा, तो पुनासा में जो पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी, तो वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा बांध, इंदिरा सागर बांध। ओंकारेश्वर परियोजना आपने सुना होगा कि ओंकारेश्वर परियोजना यदि हम देखें तो ओंकारेश्वर कहां पर है, खंडवा के मंधाता ग्राम में है। और आप जानते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक हमारा ओंकारेश्वर का और एक हमारा उज्जैन का। उज्जैन की नगरी महाकाल की नगरी कहलाती है, तो हमें केवल 2 ही ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। तो मंधाता के अंतर्गत कौन सी जो परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत हमें ओंकारेश्वर बांध
देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात याद रखना खरगोन के अंतर्गत जो बांध है, खरगोन के अंतर्गत हम जानते हैं महेश्वर एरिया है, तो महेश्वर बांध हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है देजला देवड़ा बांध, एग्जाम में पूछा गया है देजला देवड़ा बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। उसके पश्चात कहां पर है, तो खरगोन के महेश्वर में है। और यदि देखो तो साटक बांध भी हमें देखने के लिए मिलता है, तो बड़े ही महत्वपूर्ण बांध हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आप देखो तो जबलपुर के अंतर्गत हमें बरगी परियोजना, जो कि कभी कभी हम ऐसा भी पूछा जाता है कि जो बरगी किस नदी की सहायक नदी है, हम यदि देखें सहायक नदी बरगी किस नदी की हो जाती है, तो नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। यह इसी की सहायक नदी है, जिसे अवंतीबाई के नाम से भी, अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना यह उसकी सहायक होने के कारण बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से गिनी जाती है। तो यह संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको उपलब्ध करा दी। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को कहना कि सब्सक्राइब करें, जिनसे उन्हें क्या हो सके, अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। जय हिंद।